राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। और आज उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा और एग्जांपल्स कराऊंगा। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जितने नंबर से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं फैक्टर्स। सपोज हम लेते हैं 16। तो 16 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है और 16 से डिवाइड होता है। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। इन नंबर्स को ही हम फैक्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, इस चैप्टर में जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है प्राइम नंबर्स और नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे कोई नंबर जिनके दो फैक्टर हों। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन टू फैक्टर्स। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी मोर देन टू फैक्टर्स हो, वो होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को हम डिटेल में समझें तो यह वह नंबर हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2। तो 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 1 और 2। इसका मतलब ये है कि जो 2 होता है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं 3। 3 जो होता है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं 5। 5 जो होता है 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं 7। 7 1 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो खुद 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स हम लेते हैं जैसे 4। तो 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो जो 4 है उसके मोर देन टू फैक्टर्स है, यानी कि ये जो नंबर 4 है वो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है। वो 1 से डिवाइड हो सकता है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, वो 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम कंपोजिट नंबर लेते हैं। कंपोजिट नंबर की अगर हम और भी एग्जांपल्स लें तो वो आता है 6, 8 एंड फर्दर सो ऑन। 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है। 8 है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है। इसमें मैं आपको एक मेन पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा नंबर 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? तो जो 1 होता है वो खुद से डिवाइड हो सकता है, तो उसका जो फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा। तो उसका ना दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा फैक्टर है, उसका केवल एक फैक्टर है। तो वो ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करके रखना। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। तो जो एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एलसीएम होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल से। तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 26, 65 एंड 117। अब इसका हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे लिया ही हमने 26।
अब इस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। फैक्टर्स मतलब उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर, और प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर्स। तो हम उस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर से तोड़ेंगे। तो ये जो नंबर है हम डिवाइड करेंगे उसके प्राइम फैक्टर से, जो सबसे पहला प्राइम फैक्टर है 2। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 13 से। तो 2 13 जा 26। अब 13 को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर से, और वो उसका खुद से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 65 की। 65 प्राइम नंबर होता है 2 सबसे छोटा, उससे नहीं जाएगा। तो आगे के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 3 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो है 5। तो 5 से देखते हैं, तो 5 से ये जाएगा। 5 13 जा 65 और 13 1 जा 13। अब नेक्स्ट है इसमें 117। तो 117 किस से जाएगा? अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, हमको देखना है कि किस किस से जाएगा। तो अगर 2 से जाएगा तो उससे डिवाइड करेंगे, अगर 3 से जाएगा तो उससे डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ना ये 2 से जाएगा, हाँ बट 3 से जा सकता है। हम 3 का अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9 और 9। अब 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27। तो 3 9 जा 27। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 13 जो है वो अपने ही टेबल से जाएगा, अपने खुद से ही जाएगा। 13 1 जा 13। अब ये जिन नंबर से, ये जो नंबर है ये वाले जिनसे ये डिवाइड हुआ है, यही इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूं। पहले 26 लिखो। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसके आगे लिख दो। तो ये 2 इंटू 13 हमको ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 65। तो 65 5 इंटू 13 और 117 को हम लिख सकते हैं 3। अब 3 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 बार आया है। 117 के प्राइम फैक्टर्स में 3 2 बार आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 13। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना। 13 है वो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है। जो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ रहा है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में 0 की पावर लगा के लिख देना है। अब कैसे लिखना है ये मैं बताता हूं। 2 इसमें आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है। तो 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 दोनों में। 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। 13 तीनों में आ रहा है। 3 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। अब एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा। पहले लिखते हैं हम एचसीएफ। तो पहली बात तो ये समझो कि जो सारे नंबर हैं वो सब में आ चुके हैं। तो अब समझो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको जैसे जो प्राइम फैक्टर्स है 2 है 13 है 5 है, इसमें हमको छोटी पावर्स लिखनी है, नंबर की छोटी पावर्स लिखनी है। कैसे है मैं अभी समझा रहा हूं। देखो 2 है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो 2 को हमें एचसीएफ निकालने के लिए 2 की हमें छोटी पावर लिखनी पड़ेगी, जो छोटी पावर है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, 2 की पावर, तो हमको लिखना है छोटी पावर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 0। अब 13 की तीनों में एक एक पावर है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 13। अब 5 है, 5 की इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 0 है, इसमें पावर 0। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें नंबर की छोटी पावर लिखनी पड़ती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। नेक्स्ट अगर बात करें 3 की, तो 3 की पावर 0 है और इसमें 2 है। तो हमको एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर लिखनी पड़ेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनो। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1 और 1 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो जो एचसीएफ है वो इन तीनों का वो आ गया 13। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो
तो एलसीएम में हमको क्या करना पड़ता है, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी बड़ी पावर लिखनी होगी, प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर लिखनी होगी, प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर लिखनी होगी। टू, टू यहाँ पे जीरो है, जीरो है, वन, तो हम टू की पावर वन लिखेंगे जो कि बड़ी पावर है। 13, 13 की तीनों में वन ही पावर है तो हम एज इट इज 13 लिख सकते हैं। और अब आते 5 की, 5 की यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन है, बड़ी पावर वन। नेक्स्ट 3 की पावर जीरो है, जीरो है, और 3 की पावर टू है, तो हम 3 की पावर टू बड़ी पावर लिखेंगे। एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टर्स की छोटी पावर, एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर। अब 3, इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, और 19 इंटू 13 नंबर आएगा आपका 1170। तो अब आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब एचसीएफ को मैं और डिटेल में समझाता हूं कि होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। यहां पे हम सपोज करते हैं कि अगर कोई नंबर, दो नंबर हैं ए और बी, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम हमेशा एक से ज्यादा नंबर के निकलते हैं, तो यहां पे हम सपोज करते हैं ए या बी कोई दो नंबर है। अब जो उसका एचसीएफ होगा उसका मतलब होगा जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम का मतलब होगा सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो या सर्कल कर सकते हो, और इसको एज अ इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो। अब यहां पे बात करते हैं, तो हमने तीन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो 13 क्या है, 13 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे हमने तीन नंबर का एचसीएफ निकाला है और एलसीएम निकाला है, तो 13 यहां पर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा। 13 से बड़ा नंबर आप निकाल ही नहीं सकते हो जो तीनों को डिवाइड कर सके। और ये जो एलसीएम है यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है कि ये जो सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। आई होप मैंने आपको ये समझा पाया होगा। बाकी आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, दैट एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। और एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर है, मतलब एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, और एलसीएम मल्टीपल है एचसीएफ का। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ के टेबल में आता है, मतलब एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, और जो नंबर जिसको डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर होता है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और बातें सुनो। सपोज करो पी और क्यू दो प्राइम नंबर्स हैं, तो जो उनका एचसीएफ होगा वो होगा वन, और जो उनका एलसीएम होगा वो होता है पी क्यू। ये है कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, इसको तुम याद कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं CTR, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट सुनो, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब अगर A और B कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच में, जो कि होता है HCF A और B का
अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी के HCF और LCM, तो वो इक्वल होता है A इंटू बी के। मतलब अगर ए और बी का हम HCF निकालेंगे, ए और बी का हम LCM निकालेंगे, आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा ए और बी के मल्टीप्लाई के इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं प्राइम और को प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो कॉमन फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम जो नंबर होते हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है। इसका मतलब है उनका केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब है एक कॉमन फैक्टर होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1 ही होगा। एक को प्राइम नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1 होगा। को प्राइम नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1 होगा। और जो को प्राइम नंबर का HCF होगा वो भी 1 ही होगा। अब इसमें एक नोट सुनो, दो प्राइम नंबर्स वो हमेशा को प्राइम होंगे, दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन जो दो को प्राइम नंबर होंगे, जो को प्राइम नंबर होंगे, वो प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते। वो प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 और 9। तो 8 और 9 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, 1 कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1 होगा। मेरा मतलब है एक कॉमन फैक्टर होगा वो भी 1 होगा। हम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का जो होगा 1 इंटू 3 इंटू 3। 1 हम जनरली प्राइम फैक्टर्स में लिखते नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर में 1 होगा। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे। इसका जो होगा वो 3 इंटू 3 होगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो होगा वो होगा को प्राइम नंबर। इसका HCF है वो है 1 है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है, तो इसको हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर। अब जैसा मैंने आपसे बोला था कि ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। जैसा कि यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने बोला था कि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम है। अब अगर हम बात करें 5 और 7 की, तो 5 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और ये को प्राइम भी होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, केवल 1 है, और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 होगा। तो इस बात से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि जो दो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन जो दो को प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि 8 को प्राइम है या नहीं, तो उसको आप ये बोलना सिंपल से कि को प्राइम का मतलब दो नंबर से होता है, एक से ज्यादा नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं, कोई एक नंबर को प्राइम नहीं हो सकता है। सपोज अगर बात की जाए 8, क्या ये को प्राइम है? तो को प्राइम का मतलब होता है एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा नंबर। तो कभी भी सिंगल नंबर को प्राइम नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ HCF और LCM। वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बात आती है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अब ये जज करो कि आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा है या छोटा। सपोज करो आपको अब पता चला जब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कि जो मेरा डाटा है उससे जो मेरा आंसर है वो बड़ा आने वाला है, और आपको पता चला कि मेरा जो आंसर है वो गिवन डेटा से छोटा आने वाला है। तो इन केस में जब आपको पता चलेगा कि जो मेरा आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है, तो उस केस में आप निकालोगे LCM। और जब ये पता चलेगा कि जो आपका आंसर है वो गिवन डेटा से छोटा आने वाला है, तो उस समय आप निकालोगे HCF।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाला हूं, तो अभी कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो सब्र करो। अब एक जो पॉइंट है वो है एचसीएफ और बुक्स ऑफ बुक्स, बुक्स ही आएगा। एचसीएफ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही आएगा। एलसीएम ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ही आएगा। तो अब ऐसा मत करना कि एचसीएफ ऑफ एलिफेंट लॉयन आ जाएगा। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाला हूं, अब इसमें सुनो। पहला पॉइंट हम फॉलो करेंगे, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो देखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स। कोई भी ट्रैफिक लाइट्स हैं एट 3 डिफरेंट रोड्स, कोई भी 3 रोड्स हैं हम मान सकते हैं। अब उन पर ट्रैफिक लाइट्स जो लगी होती हैं वो देखो। ट्रैफिक लाइट्स ऑफ करना थोड़ा गलत ड्राइंग के लिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब 3 रोड क्रॉसिंग्स पे, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चेंज होती हैं आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 138 सेकंड्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। इसका मतलब यह है कि अगर वो सुबह के 7 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई, तो अब एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। अब इसका मतलब है कि अगर सुबह के 7 बजे वो तीनों एक साथ चेंज हुई, तो पूरे दिन में अब ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों एक साथ चेंज होंगी। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है हमने। अब इसमें हम जज करेंगे जो हमारा आंसर होगा वो गिवन डेटा से बड़ा आएगा या छोटा। अब देखो, पहले हम बात करते हैं छोटे की। तो भाई ये सोचो कि अगर ये अभी 7 AM पे चेंज हुई है, तो 48 सेकंड, 72 सेकंड, 138 सेकंड, इनमें अब मैं सबसे इनसे छोटा ले रहा। जैसे छोटे में मैं लूंगा 20 सेकंड। तो भाई अब ये बताओ, क्या ये जो 48, 72 और 138 सेकंड्स पे जो चेंज होने वाली जो 3 डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो क्या 20 सेकंड में बाद चेंज हो जाएंगी? अबे भाई ये सोच देख, 48 सेकंड में तो पहली वाली चेंज हो रही है, 72 सेकंड में दूसरी वाली चेंज हो रही है, 138 सेकंड में तीसरी वाली चेंज हो रही है। तो इनसे छोटा क्या आंसर आ जाएगा? क्या 20 सेकंड में तीनों दोबारा से एक ही टाइम पर चेंज हो पाएंगी क्या? इसका मतलब यह है कि जो हमारा आंसर है वो छोटा तो नहीं आएगा, आंसर बड़ा आएगा। आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा प्ले कर सकते हो। बाकी और भी क्वेश्चंस में एनसीईआरटी जब एक्सरसाइज होगी तो उसमें भी एक क्वेश्चन है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो घबराओ मत। अब यहां से हमको ये तो पता चल गया है जो हमारा आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि छोटा, अगर हम इनसे, इन तीनों डेटा से अगर हम छोटा आंसर लेंगे तो उन पर जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। अब अगर आंसर बड़ा आने वाला है, आंसर बड़ा आने वाला है, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालने वाले हैं। अब एलसीएम के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आओ मेरे साथ करूं। 48 जाएगा 2 से, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आओ 72 का करते हैं। 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 टाइम्स जाएगा, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। नेक्स्ट हम करते हैं 138, 2 6 जा 12, एक इधर जाएगा तो हम करेंगे 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 23 आएगा सिंगल, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो वो 23 से ही जाएगा। अब आओ इनका एलसीएम निकालते हैं। हमको एलसीएम निकालना है ना, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा जो आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा आएगा। तो 48 हम इसको लिख सकते हैं, 48 के प्राइम फैक्टर्स में 2 4 बार आएगा, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। 72 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब 138 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। अब मैंने आपको क्या समझाया था, 2 तीनों में आ रहा है, नो टेंशन। 3 3 है, तीनों में आ रहा है, नो टेंशन। 23 है हमारा, केवल इसमें आ रहा है, तो इसमें हमको तीनों में लिखना है। हमको जो नंबर जिसमें नहीं आ रहा है उसमें भी लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं 23 की पावर 0, 23 की पावर 0। अब एलसीएम हम जब निकालेंगे तो हम प्राइम फैक्टर्स की बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम प्राइम फैक्टर्स की बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। तो 2 की पावर हम लिखेंगे 4,
3 की पावर हम लिखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम लिखेंगे बड़ी पावर, और इसमें बड़ी पावर लिखेंगे 23 की 1। अब इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, आएगा 3312। और एलसीएम हमने किसका निकाला था? हमने निकाला था इनका, और ये क्या है? ये सेकंड्स है, तो एलसीएम सेकंड्स का सेकंड्स ही आएगा, जो कि तीसरा पॉइंट था। एचसीएफ ऑफ बुक्स, बुक्स ही आएगा, ये जो मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे? हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब इसमें अगर हम 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड की बात करेंगे हम, तो 1/60 मिनट होते हैं। तो अगर 3312 सेकंड की हम बात करेंगे, तो 1/60 इंटू 1/60 1/60 इंटू 3312 की बात करेंगे, तो जो आंसर आएगा इतने मिनट्स होंगे इसमें, और आंसर जो हमारा आएगा वो 55.2 मिनट आएगा। इसका मतलब है 7 AM में हम 55.2 अगर प्लस करेंगे, तो जो आएगा वो आंसर आएगा वो 7:55 और 20 सेकंड होगा, क्योंकि 55.2 हमने इसमें ऐड करा है। तो 7 AM में हम 55.2 मिनट्स अगर ऐड करेंगे, तो आएगा 7:55 और 20 सेकंड, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो, बट इसमें क्वेश्चन में पूछा था एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो 7:55 और 20 सेकंड पर वो तीनों ट्रैफिक लाइट्स दोबारा से चेंज होंगी। अभी मैंने बहुत स्लो स्लो समझाया, जिससे तुम्हें और भी अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर में जो और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे इस चैप्टर में रियल नंबर है। अब रियल नंबर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो ये आता है, ये क्लासिफाई हो सकता है इंटीजर्स में, और नेचुरल नंबर्स में, और होल नंबर्स में। अब इंटीजर्स होते हैं जो -इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, और माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि अंडर रूट में अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर अंडर रूट में हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भी तो वो इरेशनल होगा। जैसे हम बात करें हम 4 की, तो 4 अंडर रूट में हम 4 की बात करें तो वो 2 होता है, तो ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो इरेशनल नहीं होगा। बात करें रूट 5 की, अंडर रूट में 5 की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो ये इरेशनल है। अब इसमें और सुनो, अगर हम रैशनल नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर में काम आने वाले हैं, इसलिए कोई भी बात फालतू नहीं बता रहा हूं, इसलिए इसको अच्छे से सुन लो। अब रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, तो वो भी इरेशनल आएगा। रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर इरेशनल ही आने वाला है। हाँ, पर नंबर नॉन जीरो होना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो इरेशनल के साथ, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, इसको आप 11th में और भी अच्छे से समझोगे, तो बात इसमें देखो, रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर
चाहे तो पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको आप 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट समझो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। वैसे तो सभी नोट करना है। अगर कोई भी दो इंटीजर है तो दो इंटीजर को इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा। यहाँ पे आई मतलब इंटीजर है, इरेशनल मत समझ लेना। इंटीजर, किसी भी दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर को आपस में ऐड करोगे तो आंसर आएगा इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर रैशनल आएगा। आई होप इतनी सब जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में एक एज अ थ्योरम दे रखी है। अब बात करते हैं, अगर सपोज करो p कोई भी प्राइम नंबर है, p कोई भी प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है, p डिवाइड करता है किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को। p प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को। p एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को। तो जो थ्योरम है वो ये कहती है कि वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। और वो थ्योरम की जो समरी है वो मैंने आपके लिए लिख रखी है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p कोई भी प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो p डिवाइड्स a, वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब सिंपल ये है, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। अगर p एक प्राइम नंबर है, वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके इरेशनैलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत काम आएगा, उसमें ये बहुत काम आएगी थ्योरम। बेसिकली ये वाला जो पेज है वो मैंने इरेशनैलिटी पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में ही, ये वाला पेज पे मैं जो जो लिखूंगा वो सब काम आएगा उस क्वेश्चंस में। ये इसको हम एज अ फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। और यहाँ पर जो p और q होते हैं वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। इसका जो मतलब है को प्राइम इंटीजर्स, मतलब उनका जो HCF होगा वो 1 होगा, उनके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा। और p और q का 1 के अलावा, p और q का 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ पर जो q है, यहाँ पर जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये आप लोग याद रखना। यहाँ पर जो, अब एक थर्ड पॉइंट मैं समझाता हूँ। सपोज करो हमने लिखा कोई भी इक्वेशन, जैसे p इक्वल टू 3c, p इक्वल टू 5c, p इक्वल टू 8c। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो 3 है वो p को डिवाइड कर रहा है। कैसे? इसको हम यहां ला सकते हैं, p/3 इक्वल टू c, मतलब c को 3 से मल्टीप्लाई किया तब p आया। इसका मतलब है p है वो जो 3 है वो p को डिवाइड कर रहा है। यहां पे हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर p इक्वल टू 3c लिखा है तो 3 डिवाइड्स p। यहां पे हम लिख सकते हैं p/5 इक्वल टू c, मतलब 5 डिवाइड्स p। यहां पे अगर p इक्वल टू 8c लिखा है मतलब 8 डिवाइड्स p। अगर हम इसमें और बात करें, जैसे लिखा है p स्क्वायर इक्वल टू 5c, इसका मतलब है जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। अगर आप नहीं समझे तो ऐसे समझ लो कि c में हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो p स्क्वायर आ रहा है, c में हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो p आ रहा है। इसका मतलब है 5 p को डिवाइड कर देता है। यहां पर हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते हैं, अगर 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स p, सॉरी अगर मैंने a बोला हो तो 5 डिवाइड्स p। ये बेसिकली ये थ्योरम है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर कोई भी इंटीजर, कोई भी
प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके इरेशनैलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत काम आएंगे। और समझो और देखो, p इक्वल टू 8c, p स्क्वायर इक्वल टू 8c, 8 डिवाइड्स p स्क्वायर, 8 डिवाइड्स p ऑल्सो। समझे? अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके दोबारा समझना। ये वाला जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से इसको समझ लो। वीडियो को दोबारा देखो, अगर नहीं समझ आया हो समझ आया, अगर समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। इस चैप्टर के नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पे बात हम करेंगे, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली मैंने पूरी डेफिनेशन ना लिख के यहाँ पर आपको एक समरी टाइप लिख दिया जिससे आपको और क्लियर हो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स मतलब जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं हम उनको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। समझाता हूँ। कंपोजिट नंबर लो, कोई भी 42 ले लिया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। अब ये एक कंपोजिट नंबर है और ये हैं उसके प्राइम प्राइम फैक्टर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा ये एक यूनिक होगा। यूनिक से क्या मतलब है, किसी भी और कंपोजिट नंबर के ये वाले प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। ये मतलब यूनिक है, और किसी भी दुनिया में कोई भी नंबर ले लो 42 के अलावा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7 नहीं होंगे, इसलिए इसको यूनिक बोला जाता है। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट इस चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन इस टाइप से होता है, जैसे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। वो ऐसे होता है जैसे 6 की पावर n। अब इसमें ये पूछते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या 0 से एंड होगा या नहीं। ये जो नंबर है क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसा, तो तुम देख सकते हो, मैं वहां पर भी समझाऊंगा। उसमें इसी थ्योरम पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा जाता है दैट कि चेक करो 6 की पावर n है वो एंड होगा विद द डिजिट 0। इसमें चेक करवाया जाता है कि इसको चेक करो कि जो 6 की पावर n नंबर है वो 0 से एंड होगा, मतलब ये जो नंबर है इसके एंड में इसकी यूनिट प्लेस पे क्या 0 आ रहा होगा या नहीं। ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। अब इसमें ये समझो, जैसे कोई भी नंबर है, अब उसके एंड में, यानी कि एंड में लास्ट यूनिट डिजिट पे 0 अगर आ रहा है तो समझो जो अगर ये 0 एंड में आ रहा है तो वो डिवाइड हो सकता है 2 से और 5 से। मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, उस जो नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो अब इसका हम रिवर्स करो इसका, क्या इस स्टेटमेंट का रिवर्स भी ट्रू होगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 आएगा तो वो 0 से एंड होगा। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 या 5 आएगा तो 0 पे एंड होगा। लिखो, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 या 5 आता है तो वो नंबर एंड करेगा 0 से, मतलब उसकी यूनिट डिजिट पे, यूनिट्स प्लेस पे उसके 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट को हम अब यहां लगाते हैं। तो इसको हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम देखें तो 6 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और लगा दो n। अब यहां पे हम 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये जो n है वो दोनों की पावर्स में चला जाएगा। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिंस 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5
एज अ फैक्टर। तो जब 5 एज अ फैक्टर नहीं होगा तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। आई होप ये मैं आपको समझा पाया कि अगर किसी भी नंबर के अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा। अब अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो 0 से एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी आता है। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करवाए हैं वो सब आपकी एक्सरसाइजेज में काम आएंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं, तो इसके तुम नोट्स भी बना सकते हो। और अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर मैं एक्सरसाइज जितनी भी हैं और जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियोस में। राधे राधे।